नमस्कार दोस्तों, एन के जॉब टारगेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं आरआरबी एएलपी 2024 सेकंड शिफ्ट 25/11/2024 को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका रियल डाटा लेके आया हुआ हूँ और इसमें मैं आपको मैथ के 20 में से 18 क्वेश्चन करवाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए हर दिन ऐसे ही वीडियो लाता रहूं, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको आपका रियल कंटेंट मिल सके। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 2424 है, तो सबसे बड़ा गुणज ज्ञात करो। तो योग क्या है? 2424। तो औसत क्या हो जाएगा? 2424/3। तो 3 8 24 और 3 8 24। तो ये क्या हो जाएगा? इसका औसत। और औसत क्या होती है? बीच की संख्या। बीच की संख्या। और 3 क्रमागत गुणजों के बारे में पूछा है, तो बीच का गुणज तो ये हो जाएगा और इसका पिछला गुणज 800 हो जाएगा, क्योंकि 8 के ही तो मल्टीपल है ये। और अगला गुणज हो जाएगा 816। और आप इनको जोड़ते हो तो ये हो जाता है टोटल 2424। तो सबसे बड़ा गुणज 816 होगा। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर इसी में ही छोटा गुणज पूछता तो 800 हो जाता। यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का अनुपात 2:3 है, तो दोनों अंतःकोणों में सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? मतलब दो समांतर रेखा ये है और इसको एक प्रतिच्छेदी रेखा इस प्रकार काट रही है। पिछले वीडियो में सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। तो इनके जो अंतःकोण है एक साइड के, तो इनका अनुपात क्या है? जैसे 2:3 है, तो इन अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री और इनका जो रेशो है उनका योग है 5। तो 5 बराबर 180, तो 1 बराबर हो गया 36। तो सबसे बड़ा कोण पूछा है, तो 3 बराबर हो जाएगा 36 गुणा 3 बराबर 108 डिग्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 108 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि मैंने ये कंटेंट कितनी मेहनत से बनाया है और इस ज़माने में चमक धमक चलती है। बाकी मैंने अपने हाथों से लिखकर ये मेहनत की है और आपके लिए मैं रियल कंटेंट आपको सोल्व कराता रहूं और आप भी अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा के विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है। यदि 5 विद्यार्थी जिनका औसत 40 है को हटा दिया जाए तो शेष विद्यार्थियों का औसत अंक 90 हो जाता है। तो शुरू में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? दोस्तों, शुरुआत में अगर विद्यार्थियों का औसत 80 है तो योग हो जाएगा 80 × x। ठीक है। और 5 विद्यार्थी जिनका औसत 40 है, 5 विद्यार्थी जिनका औसत 40 है, अगर वे छोड़ के चले जाते हैं तो योग में 200 की कमी आ जाएगी। तो 80x - 200 ये हो गया वर्तमान का योग, जो कि वर्तमान 90 और x - 5 के योग के बराबर है। मतलब शुरुआत में योग था मतलब 80x और 5 विद्यार्थी जिनका औसत 40 है वो छोड़ के चले जाते हैं, तो ये 200 अंक है, जो मतलब इसमें से वर्तमान में से कम हो जाएंगे। तो ये कम हुए जो 90 औसत है उसके ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से
80x माइनस 200 बराबर 90x माइनस 9 पंजे 45, 450। ठीक है, तो ये 10x बराबर 250 और x बराबर 25। मतलब शुरुआत में 25 विद्यार्थी थे। तो आप इसको मतलब देख भी सकते हो कि शुरुआत में 25, 60, 200, तो ये हो जाएगा 2000। और यहाँ अब है जो मतलब 25 में से 5 गए तो कितना बच गया, 20। तो 90 इंटू 20, ये कितना हो गया, 1800। और ये 200 का अंतर आ ही रहा है, तो ये अपना राइट आंसर 25 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है 84, 105 और 140 का एलसीएम ज्ञात करो। 84, 105 और 140 का एलसीएम, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 42, 105 और ये 70। फिर हमको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये होगा 21, 105 और 35। फिर हमको 3 से डिवाइड करते हैं, 7 21 और 35 दिया 105 और ये हो गया 35। फिर हम इसमें 7 का करते हैं, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। और ये 5 का करते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो 5 7 35, 35 दूना 70 और 70 दूना 140। 140 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 140 इंटू 3 बराबर 420। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ भाग तथा भाग का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। तो 62 माइनस 2 भाग 7 प्लस 14 इंटू 7। तो प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ क्या है माइनस, और माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ क्या है गुणा, और गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है प्लस। संख्या उतार लेंगे, 62, 2, 7, 14 और 7। पहले डिवाइड 16 होगा तो ये हो गया 2 माइनस, और 62 दूनी का 124, 124 प्लस 7। तो 124 प्लस 7 माइनस 2, तो यहाँ माइनस 2 कर देंगे तो यहाँ 5 बच जाएगा, और 124 प्लस 5, तो ये 129 अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक व्यक्ति 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को 247.50 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का मूल्य कितना होगा। 12.5% बराबर होता है 1/8, मतलब 8 उसका मूल्य है तो 9 उसका विक्रय मूल्य है। तो 9 के बराबर 247.5 दिया है, तो 1 बराबर हो जाएगा 9, 9 दूनी 18 और 18, 9 पंजे 45, 9 7 63, 9 7 63 और 5 40, तो 27.5, 1 बराबर 27.5 हो जाएगा एक रेशो का मान। तो यही मान आप अगर इसमें से घटा दोगे तो 8 का मान हो जाएगा, क्योंकि एक ही तो कम है, एक रेशियो तो कम है। तो इसको आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 220। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा।
30 और 50 के बीच। तो 30 और 50 के बीच एक हो जाएगी 31, एक हो जाएगी 37, एक हो जाएगी 41 और 43 और 47। ये 5 संख्या होगी। तो इनका योग हो जाएगा 7 और 3 10, 10 और 7 17, 18 19, 19 का 9, असल की 1, 4 4 8 और 4 12, 12 और 4 12 और 4 16, 16 और 3 19, 199, 199 टोटल इनका योग होगा। और 5 संख्या है। अगर ये 200 होता तो आंसर कितना होता? 40 होता। तो 40 से थोड़ा कम हो जाएगा, तो आप इनको काट ही लो। तो 5 3 15, 4 बच गए और 5 9 45.4 बच गए। तो 8 5 40, 39.8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपको मतलब संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, सभी संख्याओं का आपको लगभग ज्ञान होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी? मतलब यहाँ होता है वर्ष और यहाँ होती है गुनी, ये बराबर करना होता है। तो 12 वर्षों में दुगनी हो रही है, तो वह कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी? तो 8 गुनी होती है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो ये डायरेक्ट इससे गुना हो जाएगा। और यहाँ 2 की पावर 1 है तो इसका भाग लगता है। तो 12 × 3 बटा 1 बराबर 36 वर्ष। 36 वर्ष में ये स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। अगर इसमें ये पूछता कि जैसे 12 वर्षों में 4 गुनी हो रही है, मतलब क्वेश्चन में ये दे देता कि 12 वर्षों में 4 गुनी हो रही है, तो 2 की पावर 2 होता। वो तो ये कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी? तो x बराबर 2 की पावर 3 होगा। तो ये 12 और ये 3 गुना होगा और इस 2 का भाग लग जाएगा। तो 12 × 3 बटे 2, तो 1 2 6 दूनी 12, तो 36 18, 18 वर्ष में ये स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। तो x का मान 18 आ जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर 36 होगा। तो ये यहाँ जो पावर बनती है ना, तो इसका तो डिवाइड होता है और ये दोनों गुणा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 18:24 समानुपात 24 y है तो y का मान क्या होगा? तो दोस्तों मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल। तो 18 × y बराबर हो जाएगा 24 × 24, तो y बराबर हो जाएगा 24 × 24 बटे 18, 36 18 6 चौके 24 और 3 एकम 3, 8 3 24, तो 4 × 8 बराबर 32 y का मान हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप विश्वास कीजिएगा कि ये ALP 2024 25/11/2024 सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। आप चाहे इन्हें सर्च कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 व्यक्ति को प्रतिदिन 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो इसका सूत्र होता है M1D1H1 बटे वर्ग 1 बराबर होता है
M2D2H2/W2। तो मतलब 25 व्यक्ति 25 इंटू 8 दिन और 15 घंटे और कितने यूनिट काम है, 5 यूनिट काम है, तो बराबर होगा 12 व्यक्ति दिन पूछा है और कितने घंटे, 20 घंटे काम करते हैं 10 यूनिट, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से कट जाएगा हमारा 10 बार, तो 5 × 15, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 × 12 और 3 से 3 कट जाएगा, तो डी का मान 25 आ जाएगा, तो 25 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है और 11वां क्वेश्चन अपने वेन डायग्राम का है जिसमें ग्राफ दिया गया है, और ऐसे क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में हमें देखने को मिले थे। 18 शिफ्ट हुए थे टोटल, तो प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो इस डायग्राम को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि निम्नलिखित आलेख 2018 से 2022 की अवधि के दौरान एक राज्य में चावल के उत्पादन को दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये उत्पादन राज्य टन में है, तो 2018 में 60 है, 2019 में 40 है, 2020 में 100 है, 2021 में 60 है, 2022 में 80 है। वर्ष 2020, 21 और 22 में मिलाकर चावल का कुल उत्पादन कितना है। तो मतलब क्वेश्चन बड़ा है, देखने में बड़ा है, पढ़ने में थोड़ा लेंथी लगेगा, लेकिन क्वेश्चन मतलब 5 सेकंड का है, तुरंत आपको आंसर करना है। 2020, 21 और 22 में मिलाकर चावल का कुल उत्पादन कितना है। तो आज 2020, 21 और 22, 100 और 60 160, 160 और 80 240, तो इसका आंसर मतलब 240 डायरेक्ट हो जाएगा। 100 + 60 + 80 बराबर 240, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 20% की कमी हो गई। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 175% है, तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, वर्तमान में लड़कियां पूछी है। तो 610 लड़के थे और 20% की कमी आ गई, मतलब 80/100, 2 0 से 2 0, तो 61 × 8 बराबर 8 एकम 8 और 8 छक्के 48, मतलब 488 लड़के हैं वर्तमान में। तो अब सारी बात वर्तमान में ही होगी। तो कहा गया है यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175%, मतलब गर्ल्स बटे बॉय बराबर 175/100, तो ये हो गया 7/4, तो 4 बराबर ये लड़के हैं, तो 4 बराबर 488 दे रखा है, तो 1 बराबर हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 122, और लड़कियों के बारे में पूछा है, तो 122 × 7 करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 122 × 7, 7 दूनी 14 का 4 हासिल की 1, 7 दूनी 14 1 15 का 5 हासिल की 1, 7 एकम 7, 7 और 1 8, 854 लड़कियाँ। तो 854 लड़कियाँ वर्तमान में हो जाएगी और 854 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयत की भुजाएं 8:10 के अनुपात में है और उनका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयत है और भुजाओं का अनुपात 8:10 है, तो ये 4 होगी, ये 4 हो गई और ये 5, तो ये 5। ठीक है, रेशियो में है, ये क्या है, रेशियो में अनुपात है,
तो 5 और 5 10, 4 4 8, 18, 18 रेशो बराबर 90 सेंटीमीटर। तो 1 रेशो बराबर 5 सेंटीमीटर। तो 1 रेशो का मान 5 सेंटीमीटर आ गया। तो 5 25, ये इसकी भुजा हो जाएगी, और 5 चौक 20 ये भुजा हो जाएगी। मतलब इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर हो जाएगी और चौड़ाई है जो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी 25 और चौड़ाई है 20। तो 25 दूना 50, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रत्येक 250 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो D बराबर ST, मतलब दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो टोटल दूरी कितनी है 250 और 250, 500 बराबर, ये मीटर में है तो रिलेटिव स्पीड विपरीत दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। तो 90 और 60 हो जाएगा 150, और ये सेंटीमीटर में है तो इसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा और टाइम निकालना है। तो ये 50 से काट लो, 50 दिया 150 और 50 ढाई 500। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो ये 3 कट जाएगा 6 बार, और T बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 सेकेंड, मतलब 12 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, एग्जाम में आपको हार्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब 20 क्वेश्चन आ रहे हैं CBT 1 में, तो 20 में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन हार्ड मिल सकते हैं, बाकी 15-16 क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे। और वर्तमान में तो सारे क्वेश्चन ही इजी आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा उच्च लेवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इजी क्वेश्चन हल करके और उन्हें बार बार रिपीट करके, सारी प्रश्नावलियों को रिपीट करके और आप जाएंगे तो आप अच्छा खासा स्कोर अपना ALP CBT 1 में कर लेंगे, जिससे कि आपका CBT 1 निकल जाएगा और फिर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, ताकि आप CBT 2 में बढ़िया स्कोर कर सको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये नाव धारा का क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ कि इसको आप मतलब 3 लाइन में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इस प्रकार से लाइन खींच के, ये होता है धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में ये चाल होती है। हमें चाल पे ही काम करना है पूरा, किस पे, चाल पे, चाल पे सारा काम करना है। ये धारा के विपरीत दिशा में होती है, ये शांत जल में होती है, शांत जल में चाल ही होती है, सारी चालें होती है। और ये धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, और यहाँ ये होती है, ये मतलब ये धारा की चाल होती है। क्या होती है, धारा की चाल, और ये भी धारा की चाल होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये इन दोनों को जोड़ के, मतलब धारा के विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में जो चाल होती है, उनको अगर आप जोड़ के 2 का भाग देंगे तो आपको शांत जल में चाल मिल जाएगी। और अगर आप इन दोनों को घटाकर अगर आप 2 का भाग देते हो तो आपको धारा की चाल मिल जाएगी, आपको धारा की चाल मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक नाव चल रही है। एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने और धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। मतलब ये आपका हो गया, ठीक है, और ये आपकी मतलब शांत जल में चाल होगी। ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है। अगर वो धारा के प्रतिकूल जाने में और धारा के अनुकूल जाने की तुलना में दुगना समय लेता है। मतलब यहाँ दूरी सेम है
तो यहाँ अगर वो उसकी चाल 25 किलोमीटर है तो यहाँ उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ दुगना समय लग रहा है, यहाँ दुगना समय लग रहा है तो चाल यहाँ कम होगी और यहाँ चाल ज़्यादा हो जाएगी। अब मैंने बताया था आपको कि इन दोनों का योग करके अगर आप आधा करते हो तो योग हो जाएगा इनका 75/2, और ये किसके बराबर है, ये 3 रेशियो के बराबर है। मतलब 3 रेशियो बराबर हो गया 75/2, तो 1 रेशियो बराबर हो गया, मतलब 3 एकम 3 और 25 75, तो 25 में 2 का भाग देंगे तो 12.5, तो 12.5, तो यहाँ 50 बराबर पूछा है हमें, मतलब धारा के अनुकूल नाविक की चाल क्या होगी, तो 50 बराबर हो जाएगा x, तो x बराबर हो जाएगा 50/12.5, तो ये अपना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और मैंने आपको बताया था ये हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर आप इसका कार्ड निकालना चाहते हो तो x बराबर यहाँ 25 रख दो, तो ये हो जाएगा फिर 50 की जगह, ये हो जाएगा 50 की जगह 25/12.5, तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर इन दोनों को जोड़ के अगर आधा करते हो तो ये आता है, तो वास्तव में ये आ गया 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो गया, और 6 में 2 का भाग देते हैं तो 3 आ गया। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर इन दोनों को घटाकर अगर आप आधा करते हो तो 2 और 4 को घटा के हम आधा करेंगे, तो 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, और 2 का आधा करेंगे तो ये हो गया 1, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से मतलब धारा की चाल आ जाएगी। और अगर हम इनको जोड़ते हैं, इनको जोड़ के नीचे लाते हैं तो सेम हमारा डाटा मतलब मैच खाता है, 2 और 1 3, तो ये 3 हो गया, और 3 में 1 जोड़ा तो ये 4 हो गया, तो इसका राइट आंसर 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये नावधारा का क्वेश्चन ओनली आप 3 लाइन में कर सकते हो इस प्रकार से। ये होती है धारा के विपरीत दिशा में, ये होती है धारा की दिशा में, और ये होती है मतलब शांत जल में, और ये होती है धारा की चाल। नीचे आते हैं तो प्लस होता है और ऊपर जाते हैं तो माइनस होता है, और सारा काम ओनली चाल पे होता है। आगे अगर कोई क्वेश्चन आएगा अगली शिफ्ट में तो मैं आपको फिर से अच्छी तरह से समझाऊंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है जिससे उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है। मतलब टैक्स में अगर 20% की कमी हो गई तो मतलब लोग बाग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा खरीदने लग गए जिससे कि 15% की वृद्धि हो गई, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम इसमें जेसीबी वाला सूत्र लगा देंगे। तो कमी है तो -20, वृद्धि है तो +15 प्लस -20 × 15/100, 20 सेकंड 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 × 15, तो -20 + 15 -3, तो 20 और 3 23, माइनस का 23 प्लस का 15 तो माइनस का 8%, और 8% हो गया। ये चिन्ह है ना माइनस वाला, ये माइनस का चिन्ह ये अपने आप में कमी को दर्शाता है, तो 8% की कमी हो जाएगी टोटल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 4 से भाजकता का नियम होता है इकाई और दहाई में मतलब 4 का भाग जावे, तो वो संख्या 4 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। मैं आपको फिर से भाजकता के नियम बता देता हूँ। 2 से भाजकता का नियम है कि इकाई अंक या तो 0, 2, 4, 6 और 8 हो। ठीक है। 3 से भाजकता का नियम है कि संख्याओं के योग में 3 का अगर भाग जा रहा है तो वो संख्या 3 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। 4 से भाजकता का नियम मैंने आपको बता दिया है कि इकाई और दहाई के अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है तो वो संख्या
4 से डिविजिबल होगी। 5 की भाजकता का नियम है या तो इकाई अंक 5 हो या फिर 0 हो। ठीक है। 6 की भाजकता का नियम है कि वह संख्या 2 और 3 की भाजकता के नियम का पालन कर रही है, तो वह संख्या 6 की भी भाजकता का नियम का पालन करेगी, मतलब वह संख्या 6 से भी पूरी तरह डिविजिबल होगी। 7 की भाजकता का नियम है कि इकाई अंक का दुगुना करो और बची संख्या में जोड़ते जाओ जब तक कि संख्या 7 से डिविजिबल न हो। 8 से भाजकता का नियम है इकाई, दहाई और सैकड़ा में अगर 8 का भाग जा रहा है तो वह संख्या 8 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। और 9 की भाजकता का नियम है कि संख्याओं के योग में अगर 9 का पूरा भाग जा रहा है तो संख्या 9 से भी डिविजिबल होगी। 10 की भाजकता का नियम है कि इकाई अंक 0 होना चाहिए। 11 की भाजकता का नियम मैंने आपको बताया था कि समस्थान संख्या के समस्थान और विषम स्थानों का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी सौदे पर 40% और 60% की 2 क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर है। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट आप इन दोनों को जोड़ दो और दोनों को गुणा करके घटा दो। तो 40 और 60 कितना हो गया 100, और दोनों को गुणा करके घटाएंगे तो 6 चौका 24, 2400 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो। तो आप 100 में से 24 घटाओगे तो 76% आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसमें JCB वाला सूत्र भी लगा सकते हो, तो -40 -60 प्लस -40 इंटू -60 बटे 100, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 चौका 2400 बटे 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो और ये प्लस 24 होगा, प्लस 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 हो जाएगा, तो ये माइनस का 100 और प्लस 24, तो ये माइनस का 76% और ये माइनस का चिन्ह अपने आप में कमी को दर्शाता है। तो दोस्तों इस पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने आपको 18 क्वेश्चन करवा दिए। दोस्तों 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि वो थोड़े लेंदी थे, और मतलब अगर आप उन 2 क्वेश्चन को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट के अगर आप 4 क्वेश्चन करते हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता, क्योंकि एग्ज़ाम में समय का बहुत बड़ा ज़्यादा महत्व होता है। और आप अगर 20 में से 18 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। और अगर मैथ ठीक है तो आप 20 में से 20 कर लो, बाकी अगर आपका अन्य सब्जेक्ट थोड़ा वीक है तो आप इसमें 20 में से 20 कर सकते हो, और उसमें भी आप मतलब इतना वो नहीं, अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आपके अन्य सब्जेक्ट भी अच्छे होंगे। लेकिन अगर आपका मैथ थोड़ा वीक है तो आप इसमें 2-3 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, और साइंस और रीजनिंग के आप फुल बटे फुल क्वेश्चन कर सकते हो। दोस्तों रीजनिंग में भी मैं आपके लिए लगातार सीरीज ला रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा पेपर करा रहा हूँ मैथ का और रीजनिंग का। साइंस के भी मैं आपको क्वेश्चन करवा देता, लेकिन आपको मैं साइंस बता दूं कि साइंस का भी अगर आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे या फिर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको साइंस के क्वेश्चन भी कहाँ से पढ़ने हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूँगा। और मैं आपको एक बात और कहूँ कि आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पढ़नी है। अगर आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बाकी करंट अफेयर्स का ज़्यादा रोल नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ जाए और आप अपने सब्जेक्ट को भी मतलब थोड़ा वीक कर लो। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी है तो मैथ, रीजनिंग और साइंस इन तीनों सब्जेक्ट को आप अच्छे से तैयार कर लें, ताकि मतलब CBT 1 में आप अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।